नमस्कार दोस्तों, बिजनेस पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, पॉलिटी का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर इससे पहले के नहीं देखे हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इसमें क्या है, न्यायपालिका का नवाचार, लोक अदालत हमने पढ़ लिया था, परिवार न्यायालय ये भी पढ़ लिया था। चलो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं दोबारा से, और ये इस वाली वीडियो में तो खत्म कर ही देना है। राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पारिवारिक विवादों, तलाक, पारिवारिक झगड़े, नाबालिग बच्चों के संरक्षण के निपटान के लिए इनकी स्थापना की जा सकती है। परिवार न्यायालय की स्थापना 1984 में हुई थी। किस लिए हुई थी? जो परिवार में विवाद होते हैं, जैसे पारिवारिक झगड़े, नाबालिग बच्चे वगैरह का संरक्षण, ये सब जितने भी परिवार के झगड़े होते हैं आपस के, जिसमें चाकू छुरी यानी कि क्राइम वगैरह नहीं होता, क्राइम नहीं होता, जो परिवार के आपस के होते हैं उन्हें परिवार न्यायालय, दूसरा कोई नहीं होता। कब हुई थी इनकी? 1984, 1984 में। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पारिवारिक विवाद हो, मतलब 10 लाख से अधिक जहाँ पर वो है, वहाँ पे उच्च न्यायालयों में इसकी स्थापना की जाती है। फिर आ जाते हैं पंचायती राज। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था। संविधान लागू होने के बाद की विकास यात्रा। 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता को ही भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के शादनगर विकास खंड में शुरू की गई। पंचायती राज गठित समितियां, समिति और सिफारिश। बलवंत राय मेहता 1957 त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव। अशोक मेहता 1997 द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव। जे जी वी के राव 1985 जिला निकायों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव। लक्ष्मी मल सिंघवी 1986 पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा। ये समिति वगैरह याद कर लेना, दोबारा बता देते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 देश देश की आज़ादी के 10 साल बाद 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन किया सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति फिर 20 साल बाद यानी कि 77 में द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय कहा था, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय कहा। जी वी के राव की समिति जो थी, जिला निकायों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव था। लक्ष्मी मल संघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश की थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए इस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था। भाग 9 का शीर्षक पंचायत है तथा इसमें अनुच्छेद 243 से 243 अण 243 ओ तक है। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए निर्दिष्ट 29 विषयों की सूची दी गई। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किसका विषय होता है? राज्य सूची का। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 बी प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। मध्यवर्ती पंचायत का गठन उन्हीं राज्यों में किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक हो। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 सी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की रचना के संदर्भ में उपबंध कर सकता है। पंचायतों की संरचना, स्तर संरचना, अधिकारी निर्वाचन। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, खंड यानी ब्लॉक स्तर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर जिला पंचायत, प्रधान और सरपंच। ग्राम स्तर पर संरचना कैसी होती है? ग्राम पंचायत, अधिकारी कौन होता है? प्रधान या सरपंच, और निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है संरचना, और प्रमुख कौन होता है? अधिकारी प्रमुख होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है।
जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, अध्यक्ष और चेयरमैन अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 डी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। फिर आ जाते हैं हम अवधि, अनुच्छेद 243 ई, प्रत्येक पंचायत यदि किसी विधि के अधीन कार्यकाल से पूर्व विघटित नहीं की जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करा लिया जाएगा। राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 आई, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 के, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन और अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं रीति और आधार पर हटाया जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। पंचायत का चुनाव जो लड़ा जाता है उसमें कम से कम आयु कितनी है? 21 वर्ष। नगर पालिकाएं, 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 कै, कौन सा भाग 9 कै जोड़ा गया, जिसके शीर्षक नगर पालिकाएं, इसमें अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक शामिल है। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्दिष्ट 18 विषयों की सूची दी गई। अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की जांच चर्चा की गई है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। नगर पालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 क्यू, नगर पालिकाओं का गठन। संबंधित विषय वस्तु क्या होगी? 243 क्यू, नगर पालिकाओं का गठन। 243 आर, नगर पालिकाओं की संरचना। 243 टी, स्थानों का आरक्षण। 243 वाई, वित्त आयोग। 243 जेड ए, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 जेड जी, जिला योजना के लिए समिति। 243 जेड ई, महानगर योजना के लिए समिति। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन साधारण बहुमत से। ऐसे संशोधन के लिए दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम, क्षेत्रों एवं सीमाओं में परिवर्तन। फिर आ जाते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है, उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले शेष सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल हैं। इसमें विधेयक को सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिए एवं प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसे क्या देंगे? विशेष बहुमत। फिर संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले विधेयक कौन से होते हैं? इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढांचे से है। अनुच्छेद 368 2 के अनुसार इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है एवं कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके उसे अनुसमर्थन दिया जाए, जैसे अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241 आदि में किया जाने वाला संशोधन। संविधान संशोधन की शक्ति पर लागू सीमाएं, मामला सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों को छीन या न्यून कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973, संसद अनुच्छेद 368 के अधीन बिना संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या अतिक्रमण कर मूल अधिकारों या किसी भी अन्य भाग में संशोधन कर सकती है। मेमरा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 व खंड 5 को अवैध घोषित कर न्यायिक पुनरीक्षण को संविधान का आधारभूत लक्षण माना। फिर आ जाता है संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, सारे नहीं। चंपकन दोईराजन बनाम मद्रास राज्य
1991 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्गों के आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं को वैध करना व संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए नौवीं सूची जोड़ी गई। नौवीं सूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले ही संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों का पुनर्गठन, 4 श्रेणियों में बांटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 गोवा दमन दीव को भारत में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो गया। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 मूल अधिकारों 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में वर्णित नीति निदेशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम को सहयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद क्या आ जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर तथा अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 के अंत स्थापित कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 42वां, इसको क्या कहते हैं? छोटा संविधान भी कहा जाता है भारत का। 42वें संविधान संशोधन को इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया जिसके लिए मंत्रिमंडल कैबिनेट को लिखित सलाह का अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार को विलोपित कर एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। फिर आ जाते हैं हम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 इसके द्वारा आम चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51 क में नया मूल कर्तव्य व 21 क जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 इस संविधान संशोधन से निम्नलिखित बदलाव किए गए।
सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नए नीति निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 है। सहकारी समितियों का नाम से नया खंड 9 है जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 371 जे को शामिल किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 316, 368 में व्यय 6वीं और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 इस संशोधन के माध्यम से एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की समयावधि 25 जनवरी 2030 तक का विस्तार तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त किया गया। राजभाषा संवैधानिक उपबंध 343 संघ की राजभाषा। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 में लिखा है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 348 न्यायालय और उच्चतम या उच्च न्यायालय की भाषा। 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 के भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, परंतु विभिन्न संशोधनों के बाद अब इनकी संख्या 22 है। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? निर्वाचन आयोग भाग 10(5)(15) अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानमंडलों के चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। वर्तमान चुनाव आयोग 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन, 2 निर्वाचन आयुक्त संस्था है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्षों की उम्र तक जो भी पहले हो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन या प्रादेशिक आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची व आचार संहिता राजनीतिक दलों हेतु तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह प्रदान करना व चुनाव करवाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों के लिए संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब उसे लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 या 4 से अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हुए हों। इसके साथ उसे किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हुई हों, या उसे लोकसभा में सीटों की संख्या की 2% सीटें मिली हों और ये सदस्य अलग-अलग 3 राज्यों से चुने गए हों, या कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151। कैग एक संवैधानिक पद है जो लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है।
वह भारतीय नागरिक जो लोक वित्त का विशेषज्ञ होता हो अथवा लोक सेवक 10 वर्ष न्यूनतम हो, कैग बन सकता है। यह योग्यता संसद द्वारा निर्धारित है। कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। कैग का नियंत्रण केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर होता है। कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 148 4 में ऐसा कहा गया है। कैग सरकारी कंपनियों, प्राधिकरण में निकाय, केंद्र व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त व अन्य निगमों या निकायों, विधि अथवा संबद्ध नियमों के तहत का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। कैग विनियोग वित्त एवं सरकारी उपक्रमों का लेखा परीक्षण कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और उसे इस समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है। वित्त आयोग भाग 12 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 280 का गठन राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों पर केंद्र व राज्यों के मध्य करों के वितरण आदि के लिए किया जाता है। यह एक सलाहकारी निकाय है। ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या समकक्ष योग्यता का हो या आर्थिक विशेषज्ञ हो, इसका सदस्य बन सकता है, जबकि अध्यक्ष को लोक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए। यह एक 5 सदस्यीय निकाय एक अध्यक्ष व 4 सदस्य हैं, जिसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होता है। अगस्त 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338 ख के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग भाग 11(5), 11(4), 14 भाग 14 अनुच्छेद 315, 323 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष व अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है, जिनकी नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। आयोग के आधे सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। इनकी सदस्य संख्या को राष्ट्रपति व राज्यपाल समय समय पर निर्धारित करते हैं। इन कौन इनको निर्धारित करता है? राष्ट्रपति व राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 6 वर्षों या 65 वर्ष की आयु तक दोनों में से जो पहले हो, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 6 वर्षों या 65 वर्ष की आयु तक दोनों में से जो पहले हो पद धारण करते हैं। संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल नहीं हटा सकता, जबकि कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच व सलाह बाध्यकारी आवश्यक है। इन आयोगों का कार्य केंद्र व राज्य स्तर पर लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा प्रक्रिया व पाठ्यक्रम, पदोन्नति व अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को सलाह देना होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद अधिनियम पारित कर संयुक्त राज्य सेवा आयोग का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 315 जिसकी सेवा शर्त नियुक्ति बर्खास्ती राष्ट्रपति करता है, इसके सदस्य 6 वर्षों या 62 वर्षों की आयु तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जाति आयोग भाग 16 अनुच्छेद 338 यह एक 5 सदस्यीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 सदस्य संवैधानिक निकाय है। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न, अत्याचार वाले मामले या विधायन संबंधी मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण व इससे संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना इसका दायित्व है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भाग 16 अनुच्छेद 338 के 79वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 के जोड़कर इसका गठन किया गया। यह 5 सदस्यीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 सदस्यीय संवैधानिक आयोग है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न, अत्याचार में स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसे भी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों से संवैधानिक संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना इसका दायित्व है। अन्य संस्थाएं नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जारी करके नीति आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग नीति राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देश व परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, वैज्ञानिक स्तर पर योजना से लेकर सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है। मोटा मोटी नीति का निर्माण क्या है? नीति बनाना वगैरह है कि कैसे विकास हो, किसका? राष्ट्र का। ये सोचता है इस बारे में, तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं? थिंक टैंक। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन हो जाएगा नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। इसकी गवर्निंग काउंसिलिंग में नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य, 4 केंद्रीय मंत्री व पूर्णकालिक सदस्यों के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल, प्रशासक होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट संविधान का अनुच्छेद 323 कैट संसद को प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की शक्ति देता है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष 5 वर्षों या 65 वर्षों की आयु दोनों में से जो पहले हो तब, जबकि अन्य सदस्य 65 वर्षों की आयु तक पद धारण करते हैं। यह केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों से जुड़े मामले देखता है। इसकी आधिकारिकता सशस्त्र बलों के सैन्य क्षेत्र में कार्यरत संसद सचिवालय व सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के अधिकारियों या कर्मचारियों तक नहीं है। इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है और कुल 17 पीठें वर्तमान में कार्यरत हैं। अनुच्छेद 323 कै संसद को, जबकि अनुच्छेद 323 कै संसद व राज्य विधानमंडलों दोनों को अपनी अधिकारिकता के भीतर अधिकरण बनाने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में इसका गठन संसदीय अधिनियम से हुआ। यह एक बहुसदस्यीय एवं सलाहकारी संस्था है जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है और सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश व एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा 2 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक 6 सदस्यीय समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दलों के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश पर करता है। कदाचार व अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। उपयुक्त अधिनियम में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं जिनमें प्रमुख बिंदु निम्न है। मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले 3 व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्ति, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में जो भी पहले हो तक होगा। इस अधिनियम में दिव्यांगजन संबंधी आयोग के मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षों को सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई, जिसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। यह एक बहुसदस्यीय संस्था, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव सदस्य है जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यह एक बहुसदस्यीय एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त संस्था है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता के आधार पर की जाती है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों या 65 वर्षों जो भी पहले हो तक होता है। कदाचार व अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उन्नति व भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करता है। वेसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 लोकहित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, एक मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 सूचना आयुक्त की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा नामित
केंद्रीय मंत्री की सिफारिश पर करता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के पद से जुड़ी सेवा शर्तों व वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वर्ष 1993 में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन 2014 के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, जिसका कार्य संघ तथा राज्यों के अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन व सुरक्षा उपायों की निगरानी करना आदि है। भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय के रूप में कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विधि आयोग का गठन होता है। 21वें विधि आयोग 1 सितंबर 2015 से 31 अगस्त 2018 तक के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान थे। क्षेत्रीय परिषद एक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के मध्य संवाद हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। वर्तमान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व मध्य क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष व बारी बारी से मुख्यमंत्री उपायुक्त उप सभापति का पद धारण करते हैं। ये सलाहकारी निकाय हैं। लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में एक अधिनियम द्वारा किया गया था। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष व 3 सदस्य शामिल होते हैं। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 संबंधित राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में, और 371 के नागालैंड, के असम, ग मणिपुर, घ आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ड आंध्र प्रदेश, फिर च सिक्किम, छ मिजोरम, ज अरुणाचल प्रदेश, छ गोवा और त्र कर्नाटक। भारतीय संविधान के भाग विभिन्न भाग तथा विषय। भाग 1 विषय। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भाग 4 1 है मूल कर्तव्य हो जाएंगे। भाग 5 संघ। अध्याय 1 कार्यपालिका। अध्याय 2 संसद। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अध्याय भाग 6 राज्य। भाग 6 में अध्याय 1 साधारण राज्य के लिए परिभाषा दी गई है। साधारण से क्या कहा गया है। अध्याय 2 कार्यपालिका। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 क नगरपालिकाएं। भाग 9 ख सहकारी समितियां। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध अनुच्छेद 245 255। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 263। फिर आ जाता है भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 में सेवाएं हैं। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग। भाग 14 के में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान का संशोधन से है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 12 वो भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। भारतीय संविधान में अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं का या नामों में परिवर्तन। भाग 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। भाग 14 विधि के समक्ष समता। भाग 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। भाग 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। भाग 17 अस्पृश्यता के अंत। भाग 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। भाग 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भाग 21 कै शिक्षा का अधिकार। भाग 25 अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भाग 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का
अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। भाग 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार। भाग 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। भाग 39 है समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण। भाग 39 है अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। भाग 40 ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश। भाग 43 क्या है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 43 है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहित करना। 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश। 45 6 वर्षों से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश। भाग अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए निर्देश। भाग 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश। भाग 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए निर्देश। भाग 51 क्या है मौलिक कर्तव्य। भाग 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। भाग 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। भाग 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। भाग 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। भाग 110 धन विधेयक की परिभाषा। भाग 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 155 राज्यपाल की नियुक्ति। भाग 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। भाग वो अनुच्छेद 163 ये सारे अनुच्छेद है भाग भाग बोल रहा हूँ अनुच्छेद राज्यपाल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 239 कै दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। फिर आ जाते हैं हम 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 वित्त आयोग। 300 वाद और कार्यवाहियां। 300 के संपत्ति का अधिकार। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना पद से हटाया जाना या पदान्वत किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 क्या प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 352 आपात की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ये वाले कई बार पूछे गए। 352 आपात की घोषणा और 360 वित्तीय ये उसमें मैचिंग में आ जाते हैं ये या फिर सही में कै कौन सा सही है कै कौन सा सही है ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तीनों। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अभी आ जाती है अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं।
दूसरी अनुसूची में है निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची में आ जाते हैं, इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों, अभ्यर्थी एवं सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथों यानी कि प्रतिज्ञानों के रूप में दिए गए हैं। ये पदाधिकारी हैं संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची, राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपवन। सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66, 47 विषय थे, पर अब 100 यानी कि संघ सूची में 61 राज्य सूची में और 92 समवर्ती सूची के विषय हैं। आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में 14 थी। ये भाषाएं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। नवी अनुसूची, इस अनुसूची के पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों और जमींदारी अनुमूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्अवलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद नवी अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर आ जाते हैं 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्णयता से संबंधित उपबंध हैं। इस अनुसूची को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1981 द्वारा जोड़ा गया था। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियों व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अब अनुसूची याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे पहले कौन आएगा? देश, या फिर जहां पर आप रहते हो राज्य। तो देश या फिर राज्य को मिला लेंगे हम पहली अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? इसका मंत्री, वो राष्ट्रपति आते हैं। देश का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और इसका कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। और राष्ट्रपति के साथ साथ कौन होता है? लोकसभा। ये राष्ट्रपति मतलब तीन से मिलकर बनता है ना देश, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ऐसी राज्य भी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद परिषद वगैरह। फिर जितने भी इन पर नियंत्रण कौन करता है? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। चुनाव निर्वाचन भी होगा इसमें। उपसभापति सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय हो गया, ठीक है। और भारत के नियंत्रक या फिर महालेखा परीक्षक, जो सिर्फ एक एक हैं, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी अनुसूची में आ जाता है संसद जो होती है उसके मंत्री वगैरह। जैसे ये आ गया संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो होता है महाधिवक्ता, महान्यायाधीश, वो इसमें आ जाएगा। बाकी न्यायाधीश तीसरी अनुसूची में। फिर उनकी भाषा, वो स्थान, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कैसे किया जाएगा, वो चौथी अनुसूची में आ गया। पांचवी उनकी जाति वगैरह से जुड़ा कुछ आ जाएगा।
अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान 5वीं में आ जाएंगे। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में आ जाएगा। छठी में कुछ ये कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आमंत्रित बोल देंगे इसे। आम त्रिम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हमें त्रिमी, हमें त्रिमी बोल दो। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से राज्य छठी अनुसूची में है। ठीक है। फिर साथ में संसूची, राज्य सूची, इसमें इतना इंपॉर्टेंट आता नहीं। ये सब जितने भी सूची वगैरह है कि राज्य में कौन कौन क्या क्या काम करेगा। 8वीं में भाषाएं वगैरह आ गई। फिर 9वीं में सुधार वगैरह आ गए। ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा था। ये आ जाएगा क्वेश्चन, पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सूची जुड़ी थी? 9वीं जुड़ी थी। 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी? पहली। फिर बहुत दल बदल वगैरह के कानून बन रहे थे, इसलिए 10वीं को जोड़ दिया गया बाद में। 85 में दल बदल बहुत हो रहा था, इसलिए 10 यानी कि दल बदल। ठीक। 11वीं में पंचायतों की शक्ति आ जाएगी, जिम्मेदारियां, क्योंकि ये सबसे एंड में आता है। पंचायतों को बाद में जोड़ा, तो फिर 73वें संविधान में इसको भी, सूची को बाद में जोड़ा। फिर 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं आ जाएंगी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा। और इसी के साथ पॉलिटी हो जाती है खत्म। अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में क्रैक 45 35 डेज वाले प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।